नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 14 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान ने क्या थूक के चाट लिया है। अब ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन जिस हिसाब से इस समय ईरान हरकतें कर रहा है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ईरान फिर से थूक के चाट ही रहा है। और साथ ही इजराइल के अंदर फिर से अब कुछ नए प्रोपोगेंडे परोसे जा सकते हैं। उसके पीछे क्या वजह है तो वो भी अभी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही भारत के दिल्ली में जहां ब्लास्ट हुआ था और इस डॉक्टर ने ब्लास्ट किया था, उसके घर को फाइनली ईडी ने उड़ा दिया है। अब बम से उड़ाया गया है तो उड़ाने के पीछे क्या वजह है ये भी आपको पता चलेगा। और साथ ही इस पूरे मामले में विपक्ष ने एक बड़ा सवाल उठाया है। ये बड़ा सवाल क्या है ये भी आपको पता चलेगा। और साथ ही ट्रंप ने फिर से ईरान के चक्कर में भारत की कुछ कंपनियों को बैन किया है। कौन सी कंपनी बैन हुई, क्या वजह है, ये बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही पाकिस्तान से कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं, जिनको भी अभी हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें। और साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, कमेंट करके मुझे लाजमी बता दें, ताकि मुझे ही पता चले कि जो प्रखर राजपूत का परिवार है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो आप लाइक कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली अपडेट मैं आपको राजा भाई की दूंगा। राजा भाई का चैनल डिलीट हुआ है। अब वो कैसे हुआ इसके बारे में जब जांच पड़ताल की गई है तो जो खबर निकल के सामने आई कि किसी ने राजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल को हैक किया। हैक करने के बाद उस चैनल पे कुछ अलग तरह के वीडियो लाइव कर दिए, जिस वजह से वीडियो जब लाइव हुआ तो वो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ था। तो यूट्यूब ने फ़ौरन उस चैनल को उड़ा दिया ताकि गलत मैसेज दुनिया के सामने ना पहुँचे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हैक किसी और ने किया, उड़ा यूट्यूब ने दिया, तो इसमें राजाग्राफी भाई की क्या गलती थी। तो अब हम सबको कायदे से यूट्यूब को ये बात समझानी पड़ेगी कि ये हैक हो गया था, इसमें राजा भाई की कोई गलती नहीं है और जल्द से जल्द उस चैनल को वापस किया जाए। तो इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप कमेंट सेक्शन में भी #राजाग्राफी कमेंट कर सकते हैं, ताकि राजाग्राफी को थोड़ा सा सपोर्ट मिले, उनका चैनल फिर से और जो मिडिल ईस्ट की खबरें वो बताते हैं वो खबरें आप तक सही से पहुँचती रहे। हालांकि मैंने उनको मैसेज किया है, अभी तक उन्होंने मैसेज सीन नहीं किया है। मैंने उनसे कहा भाई कि मेरे लायक अगर कुछ हो तो आप बता सकते हैं। खैर, बाकी उनकी मर्जी और ऊपर वाला हर चीज़ का मालिक वो अच्छा करेगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही इजराइल के हवाले से कि इजराइल में आखिरी जो 4 बंधक बचे थे जो फिलिस्तीन के अंदर कैद थे, उन 4 में से आखिर एक बंधक की डेड बॉडी को वापस कर दिया गया है। बाकी 3 और बचे हैं। और जैसे ही इन तीनों बंधकों की डेड बॉडीज़ को जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वापस कर देंगी, तो उसी के जस्ट बाद दूसरा फेज शुरू होगा। और यकीन मानिए ये जो दूसरा फेज शुरू होगा ये पहले से कहीं ज़्यादा पेचीदा होगा, कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा। और इस दूसरे फेज में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सीज फायर बचे भी ना। क्यों, अलग कहानी समझा देता हूँ 2 मिनट में। सबसे पहली बात तो सेकंड फेज़ में इजराइल की पहली डिमांड ही यही है कि जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो अपना हथियार छोड़े, चाहे वो हमास हो, चाहे अल-कस्म हो, चाहे अल-कुद्स हो, ये तमाम लोग हथियार छोड़ के वहाँ से चले जाएं। गाज़ा में भी उनको नहीं रहने देने की बात हो रही है। और इधर हमास ने साफ तौर पे कहा कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, हथियार हमारे हाथों में ही रहेगा। तो मतलब बड़ा साफ है कि इसकी डिमांड इजराइल की कुछ और है, रेजिस्टेंस फोर्सेस कुछ और चाह रहे हैं। तो ऐसे हाल में कहाँ बात बनेगी, न ये झुकेगा न वो झुकेगा और अंत में सीज फायर टूटेगा और हमला हो जाएगा। इस बात पे आप यकीन मानिए। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। इधर ईरान के अंदर से बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि ईरान के सपोर्ट करने के इल्ज़ाम में 7 देशों पे, उसमें से एक भारत है, चीन है, यूएई है, तुर्की है और भी अगल बगल के देश हैं, इनके ऊपर आरोप लगा कि ये ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं मिसाइल बनाने में, ये ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं उस तरह के खतरनाक हथियार बनाने में, ये ईरान को ताकत दे रहे हैं, मजबूत दे रहे हैं। इन 7 देशों पे आरोप लगा। और 7 देशों पे जब आरोप लगा तो इन 7 देशों की 32 कंपनियां बंद हो गई। 32 कंपनियां इन 7 देशों की बंद हो गई। इनके ऊपर सेंसस लगा दिया अमेरिका ने। लेकिन अब सबसे अजीब खबर जो दिल दुखाती हुआ आपको बताता हूं। अब इतना सब होने के बाद अब्बास अराची ने साफ तौर पे कहा कि भाई साहब, पहले तो यूएन इस बात पे ध्यान दे कि इजराइल ने किस हिसाब से हमारे ऊपर हमला किया है। यूएन इस बात पे भी ध्यान दे कि इजराइल किस हिसाब से हमारे ऊपर जून में हमला कर रहा था, कितना हमारे लोगों को मार रहा था, हमारे 1000 लोग मारे गए। इस वजह से यूएन इजराइल के खिलाफ ठोस कदम उठाए। ये वाजिब डिमांड की।
अच्छा लगा सुन के, खुशी हुई कि चलो भाई जो एक प्रोटोकॉल होता है आप उसको फॉलो कर रहे हो, पूरा मामला यूएन में जाता है, आप भी इस मामले को लेकर यूएन में गए, चलो ठीक। अब इन्होंने दूसरी बड़ी बात बोली और यहीं से फिर भरोसा कोई करता नहीं किसी पे, क्यों नहीं करता वो आप जानो। इनके चक्कर में 7 देशों ने अपनी कंपनियों पे सेंसस लगा दिया। अब ये कह रहे हैं भाई साहब कि हम अमेरिका से बातचीत करना चाहते हैं और हम पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहते हैं। मतलब इनके चक्कर में रशिया ने दुश्मनी ली, इनके चक्कर में अलग अलग और जो देश हैं उनके ऊपर सेंसस लगे, भारत पे लगे, यूएई पे लगे, तुर्की पे लगने वाले हैं, चाइना पे लग गए, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे। ये सवाल बड़ा वाजिब सा है, बड़ा लाजमी सा है कि भाई तुम्हारे चक्कर में हम वहाँ पे शहादत दे रहे हैं और तुम हो कि बातचीत करना चाहते हो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, तो पहले ही कर लेते, हमको बीच में क्यों डाला। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं, इधर ईरान के अंदर न जाने कौन सा कुदरती कहर बरप रहा है कि अब आलम ऐसे है कि ईरान को अपनी राजधानी भी चेंज करनी पड़ सकती है। हुआ क्या है, मैंने आपको बताया था। अब इस मामले में एक बड़ी अपडेट आई है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि ईरान के अंदर बहुत जल्द ब्लैक डे और 0 डे लग जाएगा, यानी पानी केवल अस्पतालों में ही मिलेगा और पानी के कोई सोर्स और स्रोत नहीं बचेंगे। ये बात जब मैंने बोली थी तो कई सारे लोगों ने इस खबर को हल्के में लिया था, लेकिन अब रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि ईरान इस कदर मजबूर है कि उसको अपनी राजधानी तेहरान से चेंज करके कहीं और बनानी पड़ेगी, क्योंकि तेहरान के अंदर पानी की इतनी कमी है, तेहरान के अंदर इतने वाटर क्राइसिस हो रहे हैं। पानी अगर नहीं बरसा तो ईरान के राजधानी तेहरान में 7 दिन बाद अकाल और भूख और प्यास से लोग मरने लगेंगे। वहाँ गजब की गर्मी पड़ रही है, कुदरत का एक तरह से कहें तो जलजला आ रहा है। आलम ऐसा है कि वहाँ के लोग भूख और प्यास से मर रहे, पानियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ईरान का पानी ख़त्म हो चुका है। अब बाहर से जो पानी आ रहा है उन्हीं पानियों के माध्यम से अब लोगों की प्यास बुझाई जा रही है और जानबूझ के अमेरिका जैसे देश उन कंपनियों पे सेंसस लगा के पानी की सप्लाई भी रोक देंगे। तो ऐसे हाल में अब ईरान की मजबूरी है कि तेहरान के लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जाए। अब कयास लगाया जा रहा है कि तेहरान के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान बॉर्डर के पास शिफ्ट किया जाएगा और शिफ्ट करने के बाद वहाँ पे ईरान की राजधानी बनाई जाएगी और वहाँ पे फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अगल बगल के जो देश हैं उनके माध्यम से पानी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। यानी ईरान इस समय बहुत बुरी अजीब सी कुदरती मार झेल रहा है। इसमें कोई इंसान की गलती नहीं है, ये कुदरत की मार है। क्यों है, क्या वजह है, इस पे आप खुद विचार कीजिएगा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन आज एक बात कहूँगा और ये बात बहुत कम लोग यहाँ पे सुन पाएंगे, सह पाएंगे। ये कलेजा मजबूत चाहिए जो बात आपसे आज मैं बोलना चाहता हूँ। ईरान का बुरा दिन उसी दिन शुरू हो गया था जहाँ पे एक बाप को उसकी बच्ची के सामने फांसी दी गई थी और बाप हंसता रहा ताकि उसकी बच्ची डरे ना। याद होगा एक लड़की थी जिसका नाम था महिसा अमीनी। ये खबरें आपको कोई नहीं बताएगा, जो दिन भर खबरें पढ़ते हैं उनको पता होगा। ईरान की खबर 2023 की है। एक लड़की थी महिसा अमीनी, उस लड़की ने बस गलती से हिजाब गिरा दिया था। देखिए, कोई जानबूझ के अपमान करे तो आप उसको चाहे जो दे दे सजा, लेकिन गलती से अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो वहाँ पे ऊपर वाला माफ़ कर देता है। एक बच्ची थी, 16 साल की लड़की थी, गलती से हिजाब गिर गया, उसको कुछ पुलिस वालों ने इस कदर कोड़े से मारा कि उस लड़की की मौत हो गई। इसी के बाद फिर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। पूरी दुनिया में ये खबरें आई थी, भारत में नहीं आई थी, लेकिन पूरी दुनिया में खबरें चली थी। आप गूगल करेंगे आपको आर्टिकल मिल जाएगा। तो ये 2-3 घटनाएं ऐसी थी, तब मुझे लगा था कि शायद अब ईरान का बुरा दिन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ पे एक तो इस्लाम की सरकार है जो सारी चीज़ें सही से करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसी सरकार के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे आयतुल्लाह खामनेई साहब ने साफ तौर पे कहा कि अमेरिका से बातचीत नहीं होगी। इधर अब्बास अराची जाके कहने लगे कि अमेरिका से हमको बातचीत करनी है। तो ये थूक के चाटने वाले जो लोग हैं वहाँ पे, उन्होंने ही वहाँ के कानून का ऐसा दुरुपयोग किया है कि कई सारे मासूम पीड़ित हैं। इस बात को आप जानिए, कई सारे मासूम हैं जो पीड़ित है। जैसे हमारे देश में पुलिस क्या करती है बताने की जरूरत है। कहीं भी बुलडोजर चल जाता है, कुछ भी गिर जाता है, तो सरकार से लोग पीड़ित है ना। सेम चीज़ आप समझिए, वहाँ पे भी लोग पीड़ित है और जहाँ आदमी पीड़ित होता है वहाँ ऊपर वाला लाता है। जैसे आज इजराइल में, अभी बता रहा हूँ इजराइल में क्या हुआ है। इजराइल की ही पहले आपको बता देता हूँ, बाद में ईरान की बताऊँगा। इजराइल में इस समय गजब का कुदरत का एक तरह से जलजला आया हुआ है। भारी बरसात, तूफान के साथ साथ वहाँ पे थंडरस्टॉर्म आया है। अब थंडरस्टॉर्म का मतलब क्या है आप जानते ही होंगे कि ऐसी हवाएं और ऐसा तूफान कि घरों के घर उड़ जाएं। और ऐसे थंडरस्टॉर्म में हज़ारों लोगों की मौत होती है, हम सभी जानते हैं। और आसपास अगर समुद्र है
तो समुद्र का पानी कैसे उफान मार के पूरे शहर को डुबोता है बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। तो खैर, ईरान इस समय वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। ईरान के अंदर पानी की कमी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 7 से 8 दिन बाद ईरान की राजधानी के लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा और ज़्यादातर जो अमीर लोग हैं शिफ्ट होकर कहीं सुरक्षित इलाके में भी भाग रहे हैं। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। इधर अब बड़ी अपडेट पाकिस्तान से निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान के जो गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर साहब हैं मोहसिन नकवी, इन्होंने बड़ा बयान दिया और इनके इस बयान के बाद अब अफगानिस्तान के साथ जो जंग है वो बढ़ जाएगी। दरअसल सेम डे जिस दिन भारत में ब्लास्ट हुआ था उसी सेम डे ब्लास्ट हुआ था इस्लामाबाद के अंदर एक G11 इलाका है, वहाँ की जिला अदालत के पास एक आत्मघाती हमला हुआ था। इस फियादीन हमले में 12 लोगों की मौत हुई थी और इस मौत के बाद 12:30 बजे के आसपास जैसे हुआ तो फौरन वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें भारत का हाथ है। उसके बाद वहाँ के रक्षा मंत्री ने कहा कि इसमें अफगानिस्तान का हाथ है। अब गृह मंत्री मोहसिन नकवी का बड़ा बयान निकल के सामने आया है कि इसमें जिस आदमी ने वो जैकेट पहन के अपने आप को उड़ाया था वो एक अफगानी नागरिक था और अब सीधा जो इल्ज़ाम है अफगानिस्तान के ऊपर मढ़ दिया गया और कहा गया कि अफगानिस्तान ने ये सब करवाया है और हम अफगानिस्तान से बदला लेंगे। इधर ये तमाम चीज़ चल ही रही थी, इधर बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि कतर जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सुलह और समझौता करवा रहा था, उस कतर के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगा है कि कतर जानबूझ के तालिबान को फंड करता है, तालिबान को पैसे देता है। कतर को ये कहा गया था कि आप तालिबान को कमज़ोर करो, न्यूट्रलाइज करो, लेकिन ये पैसे देता है। अब कतर के ऊपर जब ये इल्ज़ाम लगा है तो कायदे से देखा जाए तो पाकिस्तान को मानो काटो तो खून नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तुर्की हो कतर हो इनसे ताल्लुकात लगातार बढ़ा रहा था, इनसे ताल्लुकात बड़े अच्छे कर रहा था। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि कतर तालिबान को फंड कर रहा। ये खबर आज सोशल मीडिया पे पूरे दिन वायरल हुई, उसके बाद न्यूज़ चैनलों पे आने लगी ये खबर और इसी के बाद अब बड़ी अपडेट आई है कि पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान को धमका रहा है और अफगानिस्तान के सब्र का बांध भी एक पतली सी डोर पे टिका हुआ है और अगर बांध टूटा तो फिर क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। दोनों देश आपस में लड़ेंगे और दोनों एक दूसरे को काट खाएंगे। खैर, ऐसा कुछ ना हो तभी अच्छा है, चूंकि ऐसी चीज़ों में बस जिंदगी आई जाती है, बाकी कुछ होता नहीं, जंग का कोई फायदा नहीं। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही दिल्ली ब्लास्ट के मामले में बड़ी अपडेट आई है कि जिस उमर मोहम्मद ने ये पूरा बम फोड़ा था, जिसने ये पूरी घटना को अंजाम दिया था, जिस आतंकवादी ने बम फोड़ के इतना बड़ा कांड किया, फाइनली वहाँ पे पुलिस जो है वो जाती है, साथ ही हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ जाती हैं और उसके घर को आईडी से उड़ा ही देती हैं। और ये बहुत अच्छा हुआ है, कोई विक्टिम कार्ड यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं, कह रहे यार उसने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया तो माँ बाप का घर था, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे लाता था, मैं पैसा कमाता तो मेरा पैसा अकेले मेरा नहीं होता, मेरे घर पे भी जाता है। तो अगर मेरे सही काम के पैसे पे मेरे घर वालों का हक है, मेरे हर सही काम के इनाम पे मेरे घर वालों का हक है, तो मेरे गलत काम का भी खामियाजा घर वालों को भुगतना पड़ेगा। आप इस बात को बहुत बखूबी समझिए। आप कुछ करते हैं, आप पैसा कमाते हैं तो क्या पैसा सारा खुद अपने पास रखते हैं? आपके घर में आप खाना रोटी कमा के जाते हैं, आप अकेले खाते हैं, आप अपनी पत्नी को खिलाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो हर जब सही चीज़ में वो लोग मज़ा मार रहे हैं, हर सही चीज़ में जब वो लुत्फ ले रहे हैं, तो यहाँ पे विक्टिम कार्ड देखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी घर से आतंकवादी निकला है, उड़ जाने दो। वहाँ उस मिट्टी पे उसके कदम पड़े थे ना, वो मिट्टी एक बार आग में जल के पवित्र पाक हो जाएगी, इसमें किसी को दुखी होने की जरूरत नहीं। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं, लेकिन कुछ वाजिब सवाल है जो सरकार से पूछने पड़ेंगे और उस सवाल मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। अगर आप इत्तेफाक रखते हैं मेरी बातों से तो कमेंट में सपोर्ट जरूर कीजिएगा। पहला सवाल जो विपक्ष इस समय पूछ रहा है कि 48 घंटे तो लग गए ये कहने में इस देश के प्रधानमंत्री को कि ये आतंकवादी हमला था। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि इसमें जैश-ए मोहम्मद का नाम निकल के सामने आ रहा है कि जैश-ए मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है उसने इतने बड़ी घटना को अंजाम दिलवाया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये आता है कि जैश-ए मोहम्मद तो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, जैश-ए मोहम्मद के जो तार है वो पाकिस्तान से जुड़ते हैं, लेकिन भारत क्या किसी डर में है, किसी दबाव में है जो पाकिस्तान का नाम ना लेके इस बार नेपाल और बांग्लादेश का नाम ले रहा? मतलब लानत लगाना है किसी के ऊपर, चाहे जिस पे लगा दो, तोहमत मरनी है किस पे भी मर दो। अगर जैश-ए मोहम्मद का योगदान है, जैश-ए मोहम्मद ने ही करवाया है, तो फिर जैश-ए मोहम्मद तो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है। और दूसरा बड़ा सवाल नेपाल बॉर्डर से या फिर बांग्लादेश बॉर्डर से, और बांग्लादेश बॉर्डर तो हमारा सबसे सेंसिटिव बॉर्डर है, सबसे संवेदनशील बॉर्डर है, वहां से घुसपैठिए आते हैं, ये सरकार हमारी खुद चीख चीख के कहती है। तो उस बॉर्डर से 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट आ गया, नेपाल बॉर्डर से आ गया,
और हमारे देश की खुफिया एजेंसी सो रही है, जो जवान तैनात है वो सो रहे हैं। ये सवाल बड़ा वाजिब सा है और पवन खेड़ा ने भी आज एक सवाल उठाया, जो विपक्षी प्रवक्ता है। एक बार उनका वीडियो आप देखिए। सवाल पूछते रहते हैं कि साहब आरडीएक्स कैसे पहुंचा, नहीं मिले जवाब। सतपाल मलिक जी पूछते हुए रह गए, नहीं मिले जवाब, उनको और बेइज्जत अलग किया गया। 2900 किलो विस्फोटक सामग्री दिल्ली के 20 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी, कैसे पहुंची? लाल किले के बाहर एक गाड़ी में विस्फोटक सामग्री है और वो एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, लोगों की जान जाती है, लोग घायल होते हैं। दिल्ली राजधानी के भीतर, प्रधानमंत्री के घर के पास, ये कैसे संभव हुआ? कौन जिम्मेदारी ले रहा है, कौन जवाबदेही ले रहा है? ये सवाल बहुत गंभीर है, देशवासियों के मन में ये सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, जब भी देश पर कोई हमला होता है, देश के किसी कोने में कोई आतंकी हमला होता है, वो उरी हो, पठानकोट हो, अमरनाथ हो, पहलगाम हो, या उससे पहले पुलवामा हो, या अब लाल किला हो, हमने बार बार यह दोहराया है कि हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। सरकार मजबूत कदम उठाए, हम उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुआ, उस पर मैं दोहराना नहीं चाहता, आप सबके सामने है। अब तो हम गिनती भी भूल गए, ट्रंप ने कितनी बार क्या क्या कहा कि उन्होंने जबरदस्ती सीज फायर कराया था। चलिए उस पर आज नहीं जाते। बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री ने कितनी बार हल्की टिप्पणियां की विपक्ष को लेकर, पहलगाम को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। अपनी अपनी राजनीतिक चरित्र है, अपना अपना तरीका है राजनीति करने का, हमारा यह तरीका नहीं। हम सरकार के साथ खड़े हुए आपको हमेशा मिलेंगे जब भी कोई हमला हो। इस वीडियो में भी आपने साफ तौर पे सुना कि भाई सवाल बड़ा वाजिब है कि 2900 किलोग्राम कैसे आ सकता है, और अगर आया तो क्या यहां पे ये कह देना कि नेहरू की गलती है? विपक्ष करवा रहा, भारत का मुसलमान कर रहा, ठीक है, सारी बातें तुम बोलो, सारी बातें बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम काम पहले बढ़िया करके दिखाओ। बॉर्डर पे तुम पकड़ नहीं पाए, यहां वहां से चल के दिल्ली आ गया, 500-1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली उसने। आप सोचिए अगर बांग्लादेश के रास्ते आया होगा तो कहां? पश्चिम बंगाल, उसके बाद कहां, फिर कहां, फिर कहां, फिर दिल्ली, फिर लाल किला। ये सवाल बहुत बड़ा है और एक समझदार आदमी ऐसे सवालों को पूछता है। खैर, आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे अपडेट के लिए आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाजत करें।